नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नेपाल में विद्रोह पर बड़ी खबर आपको बता रहे। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा। ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। भारी विरोध के बाद इस्तीफा दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। तमाम जो युवा हैं, जेनजी है, वो सड़कों पर हैं और लगातार सरकार का विरोध, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। संसद तक में घुस आए थे प्रदर्शनकारी। इन सब के बीच आपको बताते चले कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया। कल से बैठकों का दौर जारी था, कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन अब ये देखिए कुछ तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं। तमाम जो नेपाली युवा है सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये भी कल कहा जा रहा था कि सरकार बुजुर्ग है, वो ये बात नहीं समझ पा रही कि युवाओं को आखिर चाहिए क्या। तो नेपाल में स्थितियां किस तरीके बनी हुई है। पत्थरबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रही है जगह जगह। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में बैन किया गया था। ये कहा गया था कि उन्हें रजिस्टर करने के लिए कहा गया है, एक हफ्ते की म्याद दी गई थी, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। हालांकि युवा लगातार कह रहे हैं कि बेरोजगारी का आलम नेपाल में बुरे तरीके से, भ्रष्टाचार चरम पर है और जिस तरीके से सोशल मीडिया को बैन किया गया, कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी पर ही बड़ा हमला है। और इसी का नतीजा तमाम जो जेनजी है वो सड़कों पर उतर आए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बातें कह रहे हैं कि सरकार इन पर लगाम नहीं लगा पा रही है। युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है, भाई भतीजावाद देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से नेपाल की स्थितियां जो है वो काफी खराब है। यहाँ पर युवाओं को बेसिक रोजगार भी मुहैया नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये युवा सत्ता परिवर्तन चाहते थे। अब यहाँ पर यह खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल की स्थिति आप जरा देखिए, पड़ोसी मुल्क है और इन सब के बीच जो बॉर्डर है भारत नेपाल का, वहां पर भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, बल प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि ये भी आदेश जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से आया कि देखते ही गोली मार दे अगर कोई प्रदर्शनकारी उपद्रव करता हुआ दिखाई देता है। संसद तक में दाखिल हो गए। बात की गंभीरता आप समझ सकते हैं कि अगर संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए तो नाराजगी किस हद तक होगी। बहरहाल तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हर तरफ धुएं का गुबार आप देख रहे हैं और हर जगह सरकार की थूथू यहाँ पर नजर आ रही है। ये लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे तमाम जेनजी, तमाम युवा जो हैं कि नेपाल में जो सरकार है वो बूढ़ी हो चुकी है, वो बुजुर्ग हो चुकी है। वो ये बात नहीं समझ पा रही कि वहाँ के युवा को आखिर चाहिए क्या। युवा जो कि किसी भी देश की इकॉनमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक देश का भविष्य तय करते हैं, किसी भी देश का आने वाला कल होते हैं। अगर वो सरकार से नाराज है तो आप जाहिर है गंभीरता समझिए। अब इन सब के बीच प्रश्न ये उठता है कि कुछ वक्त पहले हमने बांग्लादेश में स्थितियां देखी, तो क्या जो बांग्लादेश में हुआ वैसी ही यहाँ पर भी स्थितियां हैं। हालांकि देखिए प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया है, इतने दबाव के बाद, इतने हो हल्ले के बाद। लेकिन आगे क्या, नेपाली कांग्रेस का मुख्यालय भी जो है जलाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के घर में भी तोड़फोड़ हुई है। नेपाल हिंसा पर बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेकर के घर आग लगाई है। मंत्री आरजू राणा का घर भी फूंक दिया है। नेपाली कांग्रेस का मुख्यालय जला दिया गया है। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउवा के घर में भी तोड़फोड़ हुई है। तो देखिए लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको स्थिति समझा रहे हैं किस तरीके से नेपाल जो है वो सुलग रहा, आप देख रही है। और प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से धावा जो है बोला हुआ है। तमाम जो मंत्री हैं उनके घर को जलाया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैंने बताया भी कि पूर्व जो गृह मंत्री रमेश लेखा के घर में आग लगा दिए, मंत्री आरजू राणा का घर फूंक दिया है, नेपाली कांग्रेस का मुख्यालय जला दिया है, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के घर में तोड़फोड़ की है। ये स्थितियां बनी हुई है। प्रदर्शनकारी किस हद तक नाराज है, गुस्से में है। पीएम के निजी आवास तक में जो है आज यहां पर नजर आ रही है। राष्ट्रपति के निजी आवास पर भी कब्जा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो स्थितियां यहां पर काफी गंभीर जो है वो दिखाई दे रही हैं। किस तरीके से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उग्र हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए अलग अलग एंगल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा वक्त में नेपाल में हालात क्या हैं। तो कल से हमने तस्वीरें देखनी शुरू की थी और ये देखिए कुछ और तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कैसे उग्र है, बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ ही भीड़ आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा आप जरा देखिए सरकारी इमारतें हैं जिन्हें फूंक दिया गया है, धुआं ही धुआं दिख रहा है क्योंकि टायर भी जलाए गए हैं। और इसके अलावा देखिए फोर्स मार्च कर रही है क्योंकि स्थिति को नियंत्रित करना है। जनजी गुस्से में, युवा गुस्से में, सड़कों पर आगजनी हो रही है। ये स्थिति है नेपाल की।
काठमांडू में प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा देखिए कल भी हमने इंफॉर्मेशन साझा की थी कि बहुत सारे जिले जो है वहां पर एंट्री एग्जिट बंद कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से सबसे बड़ी प्रायोरिटी जाहिर सरकार की रही कि पहले इनका जो गुस्सा है वो शांत किया जाए, यहां पर पहले स्थिति को नियंत्रित किया जाए, जो उग्र प्रदर्शन है उन्हें रोका जाए, क्योंकि जाहिर है बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, बड़े पैमाने पर लोग जो है जख्मी हुए हैं क्योंकि प्रदर्शनकारी जब उग्र हो रहे हैं। अब देखिए जरा, पीएम आवास पर भी हमला हो गया है, राष्ट्रपति के आवास पर पथराव हो गया है। इस हद तक ये नाराजगी है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा, क्योंकि ये युवा कह रहे हैं कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए अगर आप सॉल्यूशंस नहीं दे पा रहे हैं। अब किसी भी देश की आवाम अगर भड़क जाए, अगर वो असंतुष्ट हो, तो स्थितियां कैसे होती हैं ये बखूबी हम देख रहे हैं। कुछ वक्त पहले हमने ये तस्वीरें बांग्लादेश में भी देखी थी, प्रधानमंत्री ओली का घर फूंक दिया है। तमाम तरह के आरोप जो हैं वो युवा लगा रहे हैं, जेनजी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार यहां पर चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और ऐसे में किसी भी तरह का सॉल्यूशन नजर नहीं आता। सोशल नेटवर्किंग साइट्स को आपने बंद किया, ऐप्स को बंद किया। आज के समय में जब एक बड़ा तबका इनके जरिए भी अपनी दिनचर्या चलाता है, ये सिर्फ एक टाइम पास की चीज अब बची नहीं है, लोगों की डिपेंडेंसी है, लोग इससे पैसा कमाते हैं बहुत सारे ऐप्स के जरिए, और कहीं ना कहीं ऐसे में अगर इन पर बैन लगता है तो जाहिर है लोगों का गुस्सा। इन सब के बीच कल इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया गया था, ताकि जो है किसी भी तरह से फेक न्यूज स्प्रेड ना होने पाए। इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि लोगों का ये भी कहना था कि अगर इंटरनेट की सेवाएं आप बाधित कर देंगे, बंद कर देंगे, तो जो दूसरे जगह पर हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, जानने वाले रहते हैं, उनसे हम संपर्क कैसे करेंगे। कॉल करना जाहिर है बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ये तमाम मैं उनका जिक्र कर रही हूँ, या फिर ट्विटर की बात कर लें जिसे हम एक्स के तौर पर आप जानते हैं, या फिर दूसरे बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके जरिए हम कनेक्ट करते हैं, तो इन्हें आपने बंद कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अजय जायसवाल जुड़ चुके हैं। अजय, मौजूदगी आपकी कहां पर और क्या कुछ स्थितियां, क्या जानकारी आपके पास? जी, मैं इस समय मौजूद हूँ भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सनौली पर। यहाँ पे जो स्थिति है वो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे फिलहाल अभी तुरंत की बात है, यहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, और कई जगह आगजनी होने के बाद जिस तरह से 26 ऐप को बंद किया गया था, उसके बाद लोग रोड पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे, तो उसके बाद में कई लोगों की मौत होगी और कई लोग घायल हो गए। अभी फिलहाल जिस जगह पे मौजूद है, यहाँ की अगर बात करें तो इस तरफ भारत और इस तरफ नेपाल है, और जो मालवाहक गाड़ियां थी उनको भी रोक दिया गया। वो नेपाल में कोई भी गाड़ियों का आवागमन नहीं हो रहा है, ना ही कोई टूरिस्ट गाड़ियां जा रही हैं। यहाँ तक कि नेपाल के जो भंसार कार्यालय है वो भी बंद पड़ा है, कोई भी गाड़ी अब वहां से भंसार करके नेपाल में नहीं जा पाएगी। जो स्थिति है यहाँ पे निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है, यानी कि अगर कोई 4 आदमी से ज्यादा यहाँ दिखाई देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और तो और ना कोई आप प्रदर्शन कर सकते हैं और ना ही कोई जुलूस निकाल सकते हैं। उसके बावजूद नेपाल में जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है। अच्छा अजय, यहाँ पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्या? एसएसबी के जवान अब ज्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैनात है? जी, आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा पे तो फिलहाल हमेशा सुरक्षा कड़ी ही रहती है, लेकिन एसएसबी इस समय पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। अगर नेपाल से कोई भी आ रहा है तो उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के बाद ही उसको भारत में प्रवेश किया जा रहा है। पूरा पड़ताल किया जा रहा है कि रहने वाले लोगों को भारत में प्रवेश मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं समझना जी आपसे ये भी चाहूंगी, देखिए आप जैसे कि जिक्र किया, नॉर्मली यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉर्डर जो है भारत नेपाल सीमा का अमूमन यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, लेकिन चूंकि अभी नेपाल में स्थितियां काफी खराब हैं, तो क्या ऐसा देखने को मिल रहा है कि नेपाल से ज्यादा लोग यहाँ पर इस तरफ आ रहे हैं, या फिर अगर कुछ लोग नेपाल गए हुए थे भारत से तो वो लौट रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या आवाजाही ज्यादा हो गई है पहले के मुकाबले? तो स्थिति यहाँ पे थी वो ज्यादा थी। जो टूरिस्ट गाड़ियां भारत से आई नेपाल जाना चाहती
जो भारत के अन्य अन्य राज्यों से आई हुई थी, क्योंकि अब नेपाल में किसी का भी प्रवेश इस समय नहीं हो रहा है। और यहाँ पे नेपाल की अगर हम बात तो चलिए अजय, आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट मैं लूंगी। फिलहाल तस्वीरें दर्शकों के साथ लगातार साझा करिए और दिखा रही थी किस तरीके के हालात बने हुए हैं नेपाल में, और हमारे सहयोगी किस तरीके से सीमा पर मौजूद है भारत नेपाल की, वहां पर क्या हालात है वो भी हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से सुरक्षा कड़ी है, जाहिर है क्योंकि बॉर्डर है। इन सब के बीच जो लोग नेपाल से आ रहे हैं उनका आई कार्ड जो है ज्यादा अगर हम देखें सघन तलाशी अभियान फिलहाल चल रहा है। और इस वक्त आप देखिए लोग किस तरीके से गुस्से में, आगजनी किस तरीके से हम नेपाल में देख रहे हैं। और अभी नेपाल में क्या ये स्थितियां बनी रहेंगी ऐसे ही, कितने दिन और चलेगा और ज्यादा ये खतरनाक होंगी, इससे बहुत सारे सवाल हैं जो सभी के जहन में कौंध रहे हैं, जो कि जो भी तस्वीरें देख रहे हैं या फिर जिन तक भी खबर है। इंटरनेशनल मीडिया में भी तमाम तरह की बातें नेपाल को लेकर इस वक्त हो रही हैं कि नेपाल में ये जो स्थितियां हैं क्या ये एकाएक उत्पन्न हुई हैं या फिर लंबे समय से युवाओं में गुस्सा जो है वो पल रहा था और एक अचानक से ट्रिगर पॉइंट आया है और उसके बाद ये गुस्सा जो है वो इस तरीके से तब्दील हो गया है प्रदर्शनों में, विरोध में। और हम देख रहे हैं, ये देखिए बाकी स्थानीय भाषा में लगातार लोग जो है बात कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं एक करके तारुफ करा देती हूँ इसी मसले पर। राजू श्रेष्ठ है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है नेपाल से, और मेजर मोहम्मद अली शाह है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। राजू जी, पहले आपके पास आ जाते हैं। नेपाल की अगर ताज़ा स्थिति के बारे में समझना चाहें फिलहाल, क्या इसके बारे में आप बताएंगे? तस्वीरें तो वाकई बहुत ही चिंताजनक है। हाँ, अभी जो नेपाल का अवस्था है वो बहुत बृहद अवस्था है और बहुत ये दर्दनाक अवस्था है, क्योंकि 19 युवा सबका यहाँ पर जान जा चुका है। कल का आंदोलन से जो जेएनजी कल से आंदोलन किया है, खास में ये आंदोलन था यूथ अगेंस्ट करप्शन के नाम पे शुरू हुआ था। और जो भी अभी हमारे नेपाल के जो राजनीतिक दल थे और उसके नेता थे, वो लोग पिछला समय इतना बड़ा तानाशाह और भ्रष्टाचारी में लिप्त था। एक्चुअल में ये आंदोलन उसी के लिए था, लेकिन जो नेपाल सरकार कल से नहीं, परसों शाम से जो ये सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग जो बंद कर दिया, एक बहाना मिल गया। यंग जो जनरेशन था उन लोग को एक बहाना मिल गया, क्योंकि उन लोग का दिनचर्या बिताने का समय और कमाने का समय और कहीं भी विश्व से जो संसार से जुड़ने का समय था वो सोशल नेटवर्किंग था। उसके बंद होने के बाद में एक विरोध तो हुआ था, हर ये सामाजिक जो संजाल है उसमें विरोध हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग तो और कड़ा जो स्टेटमेंट दे रहे थे उसे चिढ़ गया था। एक नेपाल में रोजगारी नहीं, दूसरे रोजगारी के तौर पर ये सामाजिक संजाल अभी भी करीब 3 करोड़ यहाँ का जो पॉपुलेशन है उसमें से करीब 3 से 4 लाख आधे ये युवा सब तो इसी में से ये सोशल मीडिया के तरफ से ही कमा रहा था, कुछ कर रहा था, क्रिएट कर रहा था, कमा रहा था, इनकम कर रहा था। उस टोटल बंद हो जाने के बाद में ये थोड़ा विचित्र हो गया। और नेपाल से करीब 80 लाख यंग जो जनरेशन है वो अभी विश्व के विभिन्न राष्ट्र, जैसे भारत में ही है, हर जगह है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, सब जगह में वहां पर जॉब कर रहा है। और दूसरी बात क्या है कि वहां पर जो जॉब कर रहा है, वहां पर जो काम कर रहा है, वो लोग से अपना परिवार से जो कनेक्टिविटी था वो भी वही सामाजिक संजाल था, उससे भी वो लोग थोड़ा सा गैप में अब आ गया था। इसलिए वो लोग सरकार से बारंबार एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि करीब कमती में ये सामाजिक संजाल को खोल दे। लेकिन गवर्नमेंट एक ही बात बोल रहा था कि हम लोग जो सामाजिक संजाल है वो लोग को पेपर भेज चुके, लेटर भेज चुके, रिक्वेस्ट भेज चुके, वो लोग वास्ता नहीं कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है। इसीलिए ये खुलेगा नहीं जब तक वो आकर यहाँ पर धरना नहीं करेगा, अपना ऑफिस नहीं खोलेगा। बात यही है। और कल वो लोग उसके विरुद्ध में जो ये सामाजिक संजाल तो एक बहाना था, जो ये करप्शन और ये भ्रष्टाचार और तानाशाह के विरुद्ध में एक शांतिपूर्ण रैली का जेएनजी नेपाल एक आयोजना कर रहा था। और वो कल सुबह का टाइम दिया था, करीब 1 घंटा ढीला निकला था, वो थोड़ा लेट हुआ था। उसके बाद वो संसद भवन की तरफ गया। जाने के बाद एक और बात मैं महत्वपूर्ण बात की क्या जोर देता हूँ, ये आंदोलन शुरू होने से पहले ही जेएनजी का कुछ युवा लोग को कुछ राजनीतिक दल का नेता, जैसा दुर्गा प्रसाद हुआ, ये कुछ महीने पहले
राजाबादी का एक आंदोलन हुआ था, उसमें उनका जो एकदम आक्रोशित एकदम ये गाड़ी लेकर सब पुलिस को टेल के चल रहा था, उस हिसाब में वो वहाँ थुना में भी रहा, उसी से मुलाकात करने गया और उसको मुलाकात करने के बाद में वो क्या बोला कि ठीक है हम लोग भी साथ देंगे इसमें, लेकिन युवा लोग क्या बोलेगा, आप लोग का कुछ साथ नहीं चाहिए, हाँ। आप लोग बैठिए, हम लोग करने जा रहे उसको आप लोग समर्थन कीजिए, वहां आकर साथ नहीं देना हमको, हम लोग को कोई राजनीतिक गंध वाले रंग वाले हम लोग को नहीं चाहिए। लेकिन वो क्या कर दिया, वो लोग से हाथ मिलाकर भेज दिया, तुरंत वो एक पोस्ट कर दिया कि हमारे भी सहमति है इस जेएनजी का आंदोलन में। इसी तरह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है जो रवि लामिछा ने कहा है, वो भी एक क्या बोल दिया कि इसमें हम लोग का समर्थन है, हम लोग भी साथ देंगे। और लास्ट में जब कल एक हादसा हुई और उस हादसा में 19 युवा लोगों की जो जान गई, उसके बाद में तो जेएनजी का एक प्रतिनिधि क्या बोला कि ये हम लोग का आंदोलन था, लेकिन इसमें प्रवेश रासोपा और दुर्गा प्रसाद वाले करके इसको अराजक बना दिया और हमारे इतना आदमी चल बसा। ठीक है राजू। उसके बाद में ये लोग क्या बोला कि हम लोग को कमती में ये 19 आदमी जो गया है, अब तुम लोग राजीनामा दो और ये सरकार छोड़ो, अब लोग तुम लोग से ये देश नहीं चलेगा, सरकार नहीं चलेगा। बिल्कुल, सरकार के खिलाफ एकाएक इतना गुस्सा में राजू जी लौट रही हूँ। मेजर, सरकार के खिलाफ एकाएक गुस्सा, हालांकि राजू जी ने जिन पॉइंट्स को रेस किया है इस इंटरनेशनल मीडिया में इसी को लेकर बात हो रही है, लेकिन और एक और चीज ये कही जा रही है कि क्या कुछ विदेशी ताकतों का भी इसमें हाथ हो सकता है? बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है ये पूरा एक षड्यंत्र हो। आप देख लीजिए, बांग्लादेश से कंपैरिजन करता हूं मैं, वहां पर भी ठीक इसी तरीके से युवा पीढ़ी ने प्रदर्शन करा, वहां की शेख हसीना को वहां से उड़ान भरनी पड़ी, हिंदुस्तान आई। वैसे नेपाल के अंदर मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखा गया केपी शर्मा ओली के रेजिडेंस पे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आप देखें, अगर आप ललितपुर के सुरनकोटी, वहां पर ललितपुर के सुरनकोटी में जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, उसके घर पे काफी जिन्होंने बैन लगाया था सोशल मीडिया पे, वहां से उनका काम था ये, तो वहां पर उन्होंने काफी तोड़फोड़ करी है। और जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, जब वो रिजाइन करके 2 दिन लगे, पूरे युवा पीढ़ी 18 से लेके 30 साल की उम्र के, और मेन और जो सिंगा दरबार है जो कि नेपाल का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है, वहां पर भी तोड़फोड़ करी है। अब देखिए, इस इस्तीफा से अब देखना ये है कि नेपाल का भविष्य अब कैसे कहां पे कहां जाता है, क्योंकि अब देखिए, अब केपी शर्मा ओली की जो लीनिंग थी वो बहुत ही प्रो चाइना थी। तो बल्कि 3-4 साल पहले की बात है, चीन के कुछ फौजी घुसाए थे नेपाल के अंदर, जब हमारे रिश्ते नेपाल से थोड़े बहुत बिगड़ने लगे थे, हम ऐसे देख रहे थे कि छोटा भाई बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, इस तरीके से हमने इसको देखा था। तब चीन के सैनिक नेपाल में घुसाए और लिपुधुरा, काला पानी, लिपू लेक, उस एरिया के अंदर जाके पिलर नंबर 11 और पिलर नंबर 12 इलीगली कंस्ट्रक्ट करा, जो कि 70 किलोमीटर की दूरी पे है हमारे पिथौरागढ़ के इलाके से। यानी कि नेपाल में चीन का प्रभाव पड़ चुका था। अब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का प्रभाव और अब नेपाल के अंदर भी ये ट्रबल आ गई, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। और नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा बहुत बड़ी खबर है जी। निश्चित तौर पर एक बार हमारी सहयोगी के साथ पास चल लेते हैं, बॉर्डर पर मौजूद हैं अजय। अपडेट क्या रही है यहाँ आसपास में, अगर हम लोग देखें नेपाल सीमा के आसपास, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या वो भी इस बाबत बता रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल में ये दिक्कत है, रोजगार की दिक्कत है? उन लोगों का क्या कुछ कहना है? समस्या है कुछ क्रिएटिव लोग इंस्टाग्राम और रील्स बना करके जिस तरह से अपना रोजी रोटी चला रहे थे, अगर ये ऐप बंद हो जाने से उन लोगों को भी समस्या आई है। खास करके अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम जैसा जो संस्था है नेपाल में, वो भरपूर मात्रा में है। अगर उसके बंद होने से थोड़ी सी समस्या वहाँ पे आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और नेपाल का संबंध रोटी बेटी का है, और यहाँ के लड़की या वहाँ की लड़कियों का साथ यहाँ होता है, तो जो कॉल चार्ज होता है अगर नॉर्मल किया जाए तो तकरीबन 13 रुपया इंडियन कटता है, लेकिन व्हाट्सएप पे वो एक फ्री रहता है। ये भी कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सवाल है।
बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। राजू जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है नॉर्मल ट्रैक पे आने में कितना वक्त लगेगा? अभी किस तरीके से स्थितियां सामान्य हो पाएंगी? चुनौतियां अभी क्या नजर आती हैं? क्योंकि लोग, वहां के जो युवा थे, जेंजी थे, वो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, इस्तीफा हो गया, अब आगे किस तरह से देखें सिचुएशन को? राजू जी। राजू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेजर, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप किस तरीके से देख रहे हैं अभी जो हम देख रहे हैं? क्योंकि वाकई में सिर्फ प्रदर्शन नहीं है। अगर हम संसद भवन में दाखिल हो गए प्रदर्शनकारी, या फिर पीएम आवास में तोड़फोड़, या फिर राष्ट्रपति के यहाँ तोड़फोड़, तो जाहिर है गुस्सा अपने अलग ही चरम पर है। और शायद इसीलिए लगातार बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन हो रहा था कि यहां भी तख्ता पलट होगा। अब प्रधानमंत्री का रिजाइन हो चुका है, अब आपको क्या लगता है आगे स्थितियां किस तरह की रहेंगी आपके हिसाब से? जी देखिए, जो बिल्कुल सही सटीक बात करी आप। देखिए, जो प्रदर्शनकारी थे वो बड़ी संख्या में कलंकी, भानेश्वर, वो काठमांडू के इलाके हैं, और चापुनगांव, तेचू बेल्ट, वहां पे ललितपुर के डिस्ट्रिक्ट में वहां पर घुसाए हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुआ। नेपाल में अफरा तफरी मची हुई है इस वक्त, और जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, अब नेपाल का भविष्य आगे क्या होएगा? अगर आप देखें कहीं भी किसी भी देश में अगर हेड ऑफ स्टेट, अगर प्रधानमंत्री वहां पर है ही नहीं। श्रीलंका में आपको याद होगा नौबत आई थी श्रीलंका में जयपक्षा ब्रदर्स के ऊपर, तो कोई मालदीव में चला गया था, कोई वहां से चला गया था। तो ये मुश्किल वक्त था श्रीलंका के लिए। बांग्लादेश के अंदर भी अब तक वो टर्मोइल चल रहा है। नेपाल के अंदर युवा पीढ़ी आ गई है। देखिए, मैं आपको एक हल्का सा एक तुलना कर दिखाता हूं मैं आपको। हिंदुस्तान के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सन 2012 से लेकर 2014 2017 तक लेफ्टिनेंट जनरल जेडू शाह साहब वहां पे कुलपति थे, वहां पे वाइस चांसलर थे। कभी भी उन्होंने पुलिस नहीं आने दी 5 साल में अपने वाइस चांसलरशिप में। कभी भी कैंपस में पुलिस वहां पर आई नहीं। गड़बड़ वहां पे हुई, उन्होंने कंट्रोल किया, वहां के प्रॉक्टर ने कंट्रोल किया। लेकिन जब पुलिस आकर छात्रों पे गोली चलाती है, लाठीचार्ज, गोली तो दूर की बात, लाठीचार्ज भी कराती है, हाँ। तो ये बहुत मुश्किल होता है, और फिर युवा पीढ़ी और बढ़ा सकती है इसके अंदर। अब नेपाल का भविष्य क्या होएगा? अब हो सकता है कि विदेशी ताकतें, जैसे आपने पूछा बोला पहले, विदेशी ताकतें इसका फायदा उठा सकती हैं, और फिर ये नेपाल जो अभी प्रो चाइना का लीनिंग ले रखा था केपी शर्मा ओली की वजह से, हो सकता है कि नेपाल के अंदर फिर दोबारा एक टर्मोइल अब 100% शुरू होएगा। बिल्कुल। राजू जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, राजू जी से जुड़ने का, संपर्क करने का कोशिश करेंगे एक बार। मेजर, मैं फिर से आपके पास आ रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पर सत्ता परिवर्तन की उम्मीद करें, अब हम क्या उम्मीद करें? फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया है, अब आपको क्या लग रहा है विपक्ष हावी होगा? क्या कुछ और ऑल्टरनेटिव्स निकाले जाएंगे? इन युवाओं को शांत किस तरीके से किया जाएगा? क्योंकि एक ट्रिगर पॉइंट था, वो पहले से नाराज थे, ट्रिगर पॉइंट हो गया जब 26 आपने प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया। तो एक तरीके से जैसे कहते हैं कि ताबूत में आखिरी कील आपने ठोक दी, और उसके बाद तो जो हालत हुई है, अब इन्हें शांत किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, उनका तो बिल्कुल आप पूछिए मत। और जितने भी मेन जो गुस्सा तो भड़का था सोशल मीडिया के लोग, कहते हैं कि बड़ी पिक्चर अलग थी, लेकिन हुआ मुद्दा सोशल मीडिया को उठा के, उसके बाद जब छात्रों को मारा गया तो और ज्यादा आग वहां पर भड़की। अब शांत कैसे होएगा? खैर, उनकी मांग तो थी ये कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया इस्तीफा। अब आगे क्या? अब मुझे लगता नहीं कि ये बात यहां पर खत्म होने वाली है कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया केवल। अब ये अभी गुस्सा क्योंकि भड़का हुआ है, और जिन छात्रों की जाने गई हैं, अभी उनकी जाने तो वापस आ नहीं सकती, तो लोग गुस्सा है, क्रोध तो अभी हो रखा है बिल्कुल, और जायज क्रोध है बिल्कुल एक तरीके से। अगर तोड़फोड़ की कभी मैं सपोर्ट में नहीं होता, आर्सन की कभी सपोर्ट में नहीं होता, चाहे पुलिस लाठीचार्ज करे, गोली मारे, उसकी सपोर्ट में भी नहीं होता, लोग रिटेलिएट करें उसकी सपोर्ट में भी नहीं होता। लेकिन एक डायलॉग चाहिए था जो नहीं हुआ। एक डायलॉग, बात से तो बात आगे निकलती है। अगर बात करती है उनकी सरकार उनसे कि भाई ठीक है, भाई मांगे क्या है, हम इसको सुलझा सकते हैं, यहीं पे मामले को अफरा तफरी करो और ये वो, तो हो सकता है बात आगे निकल पाती। लेकिन नेपाल की सरकार की ने बात भी नहीं करी। अरे बात तो करते,
अरे तुम बात तो करते कम से एक बार, कम्युनिकेशन, तभी कहते हैं कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। Right. और यही चीन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल उससे मस्त नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना अपना नजरिया साझा करने के लिए हिंदी खबर के माध्यम से। राजू श्रेष्ठ और मेजर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेपाल में स्थितियां जो हैं वो अभी भी खराब बनी, हालांकि देखिए प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जैसे कि हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि ओली के इस्तीफे के बाद स्थिति जो है वो शांत हो जाएंगी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधी नेपाल से, धुएं का गुबार हर जगह देख रहे हैं क्योंकि सड़कों पर टायर जल रहे हैं, आगजनी हो रही है जगह जगह पर। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास पर हमला किया गया, राष्ट्रपति आवास पर हमला किया गया है, युवाओं का गुस्सा है, आक्रोश इसलिए भी ज्यादा है कि वो एक रैली निकाल रहे थे, जैसे कि यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि एक रैली निकाली जा रही थी शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन उसके बाद जब वो उपद्रव शुरू हुआ है और उन पर जब बल प्रयोग हुआ है तो वही बात जो है कहीं ना कहीं और ज्यादा बिगड़ गई। और वो इतनी बिगड़ी कि आज नेपाल इस का अगर हम देखें स्टेज पर आ गया है जहां पर हर तरफ प्रदर्शन ही प्रदर्शन नजर आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर।